सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोग जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी यार, मैं टाइम पे वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि एग्जाम होते मैं थाने चला गया था कुछ दिनों के लिए, कुछ काम था। एंड थाने से आने के बाद ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, बट पता नहीं कि मेरा वॉइस ना प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इतने दिनों बाद वीडियो बना रहे तो थोड़ा अच्छा बनाते, तो इसलिए मैंने माइक ऑर्डर कर लिया था। ये मैंने माइक ऑर्डर किया जो कि कल ही आया था, कल दोपहर में आया था एंड आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये रिव्यू वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को लेकर डिटेल में बात की हो एंड मैंने क्या क्या गलती है कि वो सब मैंने शेयर किया हो। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना 2x पे देख के। सो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स की, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट है एंड इसी सब्जेक्ट को लेकर मैं हर एक चीज़ बहुत प्रॉपरली करता हूँ। लाइक सारे कॉन्सेप्ट की डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेना, पूरा सिलेबस करना, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एंड इसी में पूरा फुल बिलीव रहता है कि भाई इसमें 90 प्लस तो आराम से आने ही आने हैं। लेकिन एग्जाम में से कुछ सीन हो जाते हैं जिससे तुम टोटली डिसअपॉइंट हो जाते हो। अकाउंट्स का पेपर जैसे मेरे हाथ में आया ना, मैं खुश हो गया एकदम से। भाई ये सच में अकाउंट्स का पेपर है, सच में अकाउंट्स का पेपर ऐसा आया है। तुम सब भी खुश हो गए होंगे। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 करूंगा। 3 को मैंने ऑप्शनल में रखा था और क्योंकि 3 में देखो कैश फ्लो तो ईजी आया था, लेकिन वो जो प्रोविजन वाला था, AS29 वाला प्रोविजन वाला, उसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि क्या मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं। हालांकि मैंने उसके रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था, बट स्टिल मुझे डाउट आ रहा था कि क्या मैं इसे सच में अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शनल रख दिया एंड बाकी सब मैंने करने का डिसाइड किया। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया था जिसमें 3 सब क्वेश्चन थे। तीनों सब क्वेश्चन इजीली अच्छे से हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन से स्टार्ट किया, कंसोलिडेशन भी अच्छे से हो गया, बैलेंस शीट भी मैच हो गया। फिर मैंने स्टार्ट किया MCQ। भाई MCQ बोलूँगा वो ट्रिकी था, वो इसी नहीं था, वो MCQ ट्रिकी था। वो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे, वो भी अच्छे से होते जा रहे थे। लेकिन एंड में ना मेरा डेफर टेक्स्ट कुछ आया था, उसमें 3-4 MCQ कुछ पूछे थे, वो मेरे हो ही नहीं रहे थे। जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ ना, वो आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ये चैप्टर मैंने कितना बार, मतलब कई बार मैंने किया है, फिर भी स्टिल ये हो क्यों नहीं रहा है। जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ आंसर है नहीं ऑप्शन में। तो मैंने डिसाइड किया कि यार चलो 3 MCQ में से बाद में करूँगा, अभी जो मुझे पहले आते वो मैं कर लेता हूँ। फिर मैंने अमालगमेशन स्टार्ट किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था। अमालगमेशन मैंने स्टार्ट किया, वो भी अच्छे से हो रहा था, बट एंड में इतना गंदा सीन हुआ कि मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। तो अमालगमेशन में क्या था, 2 कंपनी थी, वो अमालगमेट होके एक थर्ड कंपनी बन रही थी, है ना। तो एक कंपनी का जो कि हम लोग ये निकालते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये निकालते हैं ना। तो एक कंपनी का 1 लाख कैपिटल रिजर्व आ रहा था और एक कंपनी का 1.25 लाख गुडविल आ रहा था। ये मैंने प्रॉपरली निकाला है। अब इन दोनों को नेट करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 लाख गुडविल आएगा, है ना। इसको भी मैंने नेट प्रॉपरली किया, 0.25 लाख। यहाँ तक मैंने नेट प्रॉपरली किया, लेकिन मैंने गुडविल नहीं, कैपिटल रिजर्व लिख दिया। भाई मैं कौन से नशे में था यार, मैं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में था कि 0.25 लाख मैंने प्रॉपरली निकाला, लेकिन कैपिटल रिजर्व और गुडविल की जगह मैंने कैपिटल रिजर्व लिख दिया। और इसी के कारण मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, वो 0.5 लाख का ना डिफरेंस आ गया। मैं समझ नहीं पाया भाई, मैंने प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से किया, फिर क्यों नहीं हुआ ये। मैंने फटाक से एक बार चेक किया कि चलो एक बार रिव्यू कर लेते हो कि क्या क्या हुआ। मैंने फटाक से एक बार चेक किया, स्टिल मैं नहीं पकड़ पाया कि भाई तूने 0.25 लाख प्रॉपरली लिखा है, लेकिन वो कैपिटल रिजर्व नहीं गुडविल आएगा, वो मैं पकड़ ही नहीं पाया। एंड वो डिफरेंस हो गया ऐसा, 0.5 लाख का डिफरेंस हो गया एंड तभी टाइम अप हो गया। भाई दुनिया का ना सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब टाइम अप हो गया। लिटरली मैं समझ नहीं पाया, सच में 3 आवर्स हो गए। मैं वो फैक्ट ना, वो बात में डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा था कि भाई 3 आवर्स हो गए एंड अभी स्टिल तेरा क्वेश्चन नंबर 1, 2 पूरा अच्छे से बचा है और 3-4 MCQ भी बचा है। मुझे वो चीज़ ना एक्सेप्ट हो ही नहीं पा रही थी। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम हॉल से सब कुछ चले गए, स्टिल मैं अकेला एग्ज़ाम हॉल में 10 से 15 मिनट तक कुछ अकेला मैं बैठा था। मैं उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि भाई 3 आवर्स हो गए, तेरे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 2-3 MCQ कम्प्लीटली बचा है। एक्चुअली मैं वॉच लेके नहीं गया था क्योंकि मेरे पास स्मार्ट वॉच था एंड वो सब तो अलाउ रहता नहीं है एंड हमारे सेंटर में भी ना वॉच क्लॉक लगा नहीं था, तो मुझे ना कुछ टाइम का पता नहीं चला। एंड उससे भी बड़ा महान हमारा इन्विजिलेटर, भाई 3 आवर्स में उसने एक बार भी नहीं बोला कि 2 आवर्स हो गए या फिर 2.5 आवर्स हो गए या फिर 1 आवर। एक बार भी उसने नहीं बोला कि इतने टाइम हो गए। 3 आवर्स जैसे हुए ना, उसने तुरंत पेपर लेना स्टार्ट किया। जो मेरे 3 MCQ थे जो कि मैंने छोड़ा था, मैं चाहता था उससे लास्ट में भी कुछ भी तुक्का मार के ये सर्कल कर सकता था। लेकिन मैंने जब इन्विजिलेटर को देखा ना पेपर वो ले रहा है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया, सच में 3 आवर्स हो गए पेपर ले रहा है ये। एंड वो जो 3 MCQ मैंने छोड़े थे उसका मैंने कुछ भी सर्कल नहीं कर पाया। तो यही सीन हो गया था मेरे साथ एग्जाम में। देखेंगे तो पेपर ओवरऑल बहुत ईजी आया था, पेपर ईजी था, मेरा परफॉर्मेंस खराब था।
एंड मेरा सबसे फर्स्ट लर्निंग यही रहा है कि ना, तुम्हें जो लगता है वो लेकर जाओ, तुम अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर जाओ। तुम्हें जो भी लगता है कि हाँ ये मुझे एग्जाम में लगेगा, ये मुझे एग्जाम की नीड है, वो सब तुम लेकर जाओ। तुम किसी के भरोसे ना रहो। मैंने ये सोच लिया था कि यार इससे पहले मैंने फाउंडेशन में जो एग्जाम दिया था वो उसमें सारे सेंटर में क्लॉक लगा था, तो इसमें भी लगा ही होगा, बट नहीं लगा था। एंड सेकेंड चीज़, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर मैं चाहता ना तो मैं आराम से वॉच का इंतजाम कर लेता, या तो अपने भाई का ले लेता या फिर किसी और का ले लेता, बट मैंने जानबूझ के नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैंने 2 MTP दिया था। पहला MTP मेरा 10 मिनट पहले हो गया था एंड सेकंड MTP मेरा हाफ एन आवर पहले हो गया था। तो मुझे लगा कि यार ये भी मेरा टाइम से पहले हो जाएगा, इसलिए मैंने वॉच नहीं लिया। बट मैं एक चीज़ भूल रहा था कि भाई तूने जो 2 MTP दिया है ना, वो दोनों MTP को मैंने प्रॉपरली टाइमर लगा के दिया था। एंड मैं हर एक आधे घंटे में टाइमर को देख रहा था एंड उस हिसाब से अपने स्पीड को मेंटेन कर रहा था। अब बात करेंगे लॉ की। एक्चुअली ना मैं मेरे साथ जो अकाउंट्स में हुआ ना, वो चीज़ को ना मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था। मेरे माइंड में सिर्फ वही चल रहा था। मैंने सोचा था कि ना जैसे मेरा अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा, मैं घर पे आऊँगा, खाना में खा के थोड़ा बहुत आराम करके लॉ में मैं LLP, फेमा और चार्जेस, डिविडेंड और कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये 5 चैप्टर को मैं करके सोऊंगा। ये 5 चैप्टर बहुत छोटे छोटे एंड मैंने कई बार रिवीजन कर चुका था, बट मैं सिर्फ और सिर्फ LLP रिवाइज कर पाया, वो भी प्रॉपरली नहीं। मेरे माइंड में ना सिर्फ और सिर्फ ना वो अकाउंट्स की बात ही चल रहे थे। मुझे पता था यार रोशन ये तू सही नहीं कर रहा, इसको तो भुला दे, बट मैं स्टिल उसे भुला ही नहीं पा रहा था। उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि यार अकाउंट्स में मेरे साथ ये हुआ है। एंड नेक्स्ट डे मैं कुछ पूरे दिन भर में, पूरे जो 1 डे का जो लीव रहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5-6 चैप्टर ही रिवाइज कर पाया था। प्रॉपरली मैं सारे चैप्टर रिवाइज कर ही नहीं पाया। 4 से 5 चैप्टर रिवाइज किया। फिर अगले दिन जिस दिन लॉ का एग्जाम था, मैंने प्लान किया था कि ना मैं 10 AM के बाद मैं कुछ भी पढ़ूंगा नहीं, 10 AM तक ही मैं जो पढ़ना रहेगा पढ़ूंगा। बट जैसे तैसे तो करके मैंने 12 की 1 PM तक मैंने जो भी मेरे चैप्टर थे वो मैंने रिवाइज किया और फिर मैंने एग्जाम देने गया। लॉ में मैंने सब कुछ किया था एक्सेप्ट वो IOS मैंने नहीं किया था, और वो मैंने छोड़ दिया था। लास्ट के 4-5 डेज में मेरे पास टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि यार चलो कर लेते, एक ही चैप्टर तो कर लेते। बट फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, अभी मैंने जो अभी एग्जाम बहुत क्लोज है एंड अभी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो कि है उसी को करते हैं। फिर एग्जाम हॉल में जैसे पेपर मेरे हाथ में आया, मेरे माइंड में सबसे पहले एक ही चीज़ आया कि ऐसे ये वालों, माना कि तुमने अकाउंट्स का पेपर ईजी बनाया था, पर लॉ के पेपर में तुमको क्या हो गया था बे? तो लॉ का पेपर जैसे मेरे हाथ में आया, मैं फुल कंफ्यूज। मैं डिसाइड कर ही नहीं पा रहा था कि भाई मैं किसको ऑप्शन में रखूँ। लाइक एक क्वेश्चन में ना 3 सब क्वेश्चन होते थे, तो 2 मुझे आता था, एक मुझे नहीं आता था। मुझे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में से मैं किसी एक को ऑप्शन में रखना था। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन में रखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5 बी से मैंने स्टार्ट किया, जो कि ये पूछा था कि कौन से केसेस में LLP वाइंड अप हो सकता है। तो मैंने फटाफट लिख दिया, हाँ एज पर सेक्शन 64 ब्ला 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 जो भी है वो लिख दिया मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 5 सी से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें पूछा था कि पर्सन को डिफाइन करने का एंड ये 3 लोग पर्सन है कि नहीं वो बताना है। मैंने सोचा कि यार इजी तो बता देंगे, बट मैंने ये भूल गया कि ये मतलब मैंने ये पढ़ना भूल गया कि एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट कुछ है। मैंने वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा। जब मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तब मैंने देखा कि एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट कुछ है, और मैंने पढ़ा एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मुझे ये तो पता था कि कहीं ना कहीं डेफिनेशन तो सेम होगा, क्योंकि टैक्सेशन में भी पर्सन का डेफिनेशन और ये फॉरेन एक्सचेंज फेमा का भी जो भी पर्सन का डेफिनेशन है, दोनों का एकदम डिक्टो सेम है। बस फेमा वाले में बुआ आ जाती है और टैक्सेशन में बुआ नहीं आती है, फेमा वाले में बुआ भी आ जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था कि यार कहीं ना कहीं GCA में भी पर्सन की डेफिनेशन में कुछ ना कुछ और अलग होगा। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 से अटेम्प्ट करूंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कट किया एंड मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया। मतलब कि मैंने पेपर में स्टार्टिंग में पूरा बसर कर दिया था। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 पेज मैंने लिख के पूरा कट किया। स्टार्टिंग में मेरे पेपर के 1-2 पेज मैंने पूरा कट किया एंड मेरा कुछ 20-25 मिनट चला भी गया था। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से जैसे स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 6A में मैं अटक गया। मैं समझ नहीं पा रहा भाई, ये सेक्शन नंबर 140 का पूछ रहा है, ये सेक्शन नंबर 115 का पूछ रहा है। मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा था। मैंने फिर लिख दिया सेक्शन नंबर 140 का जो भी प्रोविजन था वो मैंने पूरा लिख दिया। फिर मैंने सेक्शन नंबर 115 का भी प्रोविजन लिख रहा था। तभी मुझे डाउट हुआ कि भाई रोशन ये तो सही नहीं कर रहा है, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-2 प्रोविजन तो पूछेगा नहीं इसमें। तो मैं इसमें डाउट हो रहा था, मुझे बहुत इसमें प्रॉब्लम होता कि यार कुछ तो इसमें मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने सेक्शन नंबर 140 के जो भी मैंने प्रोविजन लिखा था, वो जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का जो था, वो मैंने पूरा कट करके फिर मैं प्रॉपर्ली एक नेक्स्ट पेज पे सेक्शन नंबर 115 का प्रोविजन लिखा एंड तब मैंने जो भी पूछा था उसका आंसर किया। मैंने लॉ के पेपर में ना स्टार्टिंग में ना बहुत टाइम पास किया, मतलब कि मेरा बहुत उसमें कन्फ्यूजन एंड टाइम पास हो गया था। फिर मैंने इसके बाद अच्छे से सब लिखना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, और उसके बाद मैंने MCQ अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। वो भी अच्छे से हो रहे थे, लेकिन बीच में ना वो AGM आ गया था। AGM में मैं फिर से फुल कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार सारे 3-4 MCQ जो भी AGM के रिलेटेड है, वो सब में एक ही चीज़ पूछ रहा है क्या। मैं उसमें कंफ्यूज हो गया।
फिर वो सब करने जैसे तैसे तो मैंने वो सब किया। एंड फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए में अटेम्प्ट करके बी अटेम्प्ट करने जा रहा था। टाइम अप भाई। मतलब इसमें मुझे कुछ झटका नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने भाई का घड़ी लेके गया था एंड मैंने सब टाइम वगैरह सब मुझे देख रहा था। मैंने देख रहा था कि हाँ टाइम चला गया, अच्छा खासा टाइम चला गया, एंड स्टार्टिंग में मैंने अच्छा खासा टाइम वेस्ट भी कर दिया। तो इसमें मुझे कुछ इतना झटका नहीं लगा। इवन मैं सेटिस्फाइड था पेपर से। हालांकि पेपर हार्ड आया था और मैं उतना कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड था। जितना मैंने किया उसमें मैंने सेटिस्फाइड था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में टाइम पास किया, उसके बाद मैंने सब अच्छे से करते गया। तो ओवरऑल देखेंगे तो पेपर मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लगा, मुझे इजी एवरेज नहीं लगा, मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लगा पेपर। एंड मेरा परफॉर्मेंस एवरेज था, उतना बुरा भी नहीं था उतना अच्छा भी नहीं था, एवरेज था। तो लॉ में मेरा लर्निंग यही रहा है कि सबसे बिगेस्ट लर्निंग ये रहा है कि ना, कभी भी ना लॉ को रटो मत, प्लीज़ लॉ को कभी भी मत रटो। जितना हो सकता है ना उतना कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग लो। मेरा कैसा था क्या ना, मैं जैसे लॉ मैंने जैसे बुक लिया, हाँ एज पर सेक्शन 7 फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू फाइल विद ROC वो ऐसे ब्ला ब्ला मैं ऐसे पढ़ने लगता था। मैंने कभी भी कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझने की कोशिश किया ही नहीं। मतलब मैं पढ़ता था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ लिया, बट नहीं, वैसे नहीं। पहले अपने आप को एकदम अच्छे से समझाओ। हाँ एज पर सेक्शन 7 ये डॉक्यूमेंट ROC को सबमिट करना रहता है। कंपनी का अव्वा मव्वा CS कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट जो कि प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, उनसे डिक्लेरेशन लगता है कि हाँ सारे सब कुछ लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस कहाँ पर है, एंड हमारे मेंबर्स का डिटेल्स क्या है। ये सब मैंने अपने आप को समझाने की ट्राई किया ही नहीं। मैंने बस बुक लिया, हाँ एज पर सेक्शन 7 फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फाइल विद ROC ये वो ब्ला 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 ऐसा मैंने पढ़ते ही गया। बल्कि ये मेथड ना टोटली रॉन्ग है। पहले खुद को समझाओ उसके बाद रटो, चलेगा। ये चीज़ ना मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुई, जब मैं एग्जाम के बहुत क्लोज आ गया था, कि जब मैं ये एनालाइज कर रहा था कि क्यों मुझे टैक्सेशन लॉन्ग टाइम तक याद रहता है एंड क्यों मुझे लॉ कुछ ही दिनों में मैं पढ़ता हूँ फिर भूल जाता हूँ। जब ये मैं देख रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं रोशन, तू लॉ टैक्सेशन को ना बहुत अपने आप को बहुत बार बार समझाते रहता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, एंड लॉ को तू बार बार रटने में लगा रहता है। इसकी वजह से तुझे लॉ याद रहता ही नहीं, हर दिन तू भूल जाता है। एंड सेकंड लर्निंग मेरी ये रही कि ना, क्वेश्चन को ना तुम अच्छे से पूरा पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो। अगर आधा अधूरा पढ़ने के बाद भी तुम्हें ये फील हो रहा है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मुझे पता है ये पूछ रहा है, बट स्टिल तुम पूरा पढ़ो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि आगे जाके क्या पूछ लेगा। इसके लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। और एक और चीज़ जो कि मैंने बहुत अच्छा खासा मिस्टेक किया, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुई, कि क्यूरियोसिटी रखो, एटलीस्ट लॉ में तो रखो। क्योंकि लॉ में ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगे, तुम्हें वहाँ पर ऐसा फील होगा कि यार ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये तो ऐसे होना चाहिए था, वो तो ऐसे होना चाहिए था, इसका तो अभी कुछ रेलेवेंट है ही नहीं, तो ये अभी क्यों है। ऐसे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर ना तुम डाउट करो, क्वेश्चन पूछो तुम कि मैम ये ऐसा क्यों, मैम वो ऐसा क्यों है। मैं नहीं पूछता था, मेरे माइंड में सब आता था, जब मैं क्लास ले रहा था तब ये सब मेरे माइंड में बहुत आता था, बट मैं नहीं पूछता था। मैं ये सोचता था कि यार चलो जान दो, अपने से क्या फ़र्क पड़ता है, होगा अपन तो पढ़ लेंगे। ये एटीट्यूड ना बिल्कुल भी मत रखना कि यार ये ऐसा है तो ऐसा ही है, ठीक है कोई बात नहीं पढ़ लेंगे। अगर तुम्हें डाउट आ रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये ऐसा है क्यों, तो मैम से पूछो, मैम ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए था। मैम को डाउट करो, क्यूरियोसिटी रखो तुम, इससे तुम सेटिस्फाइड भी हो जाओगे एंड तुम्हें कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होगा। अब बात करेंगे टैक्सेशन की, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड इसमें मैंने सब कुछ किया था, पूरा सारा सिलेबस किया था, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस किया था, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, MTP दिया था, मस्त मजा आ गया था यार इसमें तो। बट पेपर में कुछ अलग ही सीन हो गया था। टैक्सेशन में मैंने सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाया। वैसे तो हो जाता रिवाइज, बट स्टिल वो अकाउंट्स का सदमा ना मेरे दिमाग में ना अभी भी चल रहा था। मतलब पूरे पेपर में ना अकाउंट्स का सदमा मेरे दिमाग में चलते ही रहा था, तो इसलिए मैं उससे पूरा कम्प्लीटली रिवाइज नहीं कर पाया। बट स्टिल मुझे कुछ डर नहीं था, क्योंकि मैंने उससे पहले भी ये टैक्सेशन बहुत बार रिवाइज कर चुका था, तो मुझे कुछ डर वगैरह नहीं था। टैक्सेशन में मैंने इनकम टैक्स से स्टार्ट किया था। वैसे मैं प्लान करके गया था कि ना मैं GST से स्टार्ट करूँगा, बट GST ना मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था यार, कुछ अजीब अजीब पूछ लिया था वो, जो कि मैंने देखा ही नहीं था पूरे सिलेबस में, मतलब कि जो मैंने पढ़ा था उसमें देखा ही नहीं था मैं। तो मैंने सोचा कि छोड़ो जान दो, इनकम टैक्स से स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो मुझे कंपेरेटिवली उससे ईजी लग रहा था ये। मैंने वो इससे स्टार्ट किया एंड अच्छे से सब कुछ हो गया। फिर इनकम टैक्स करने के बाद मैं MCQ अटेम्प्ट करने गया, एंड मैंने दोनों साथ में कर लिया, GST का भी और इनकम टैक्स का भी मैंने MCQ साथ में अटेम्प्ट कर लिया। GST के MCQ में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया था वो क्या बोलते हैं वो एग्रीकल्चर वाला, उसमें मैं अलग ही कंफ्यूज हो रहा था, बट फिर भी मैंने कुछ भी कर दिया ये वो करके। फिर GST पे आते भाई, GST में ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई ये सब क्या पूछ रहा है, मैं वो सब देखा ही नहीं हूँ। मतलब पढ़ने की बात ही छोड़ो, वो सब मैंने सिलेबस में देखा ही नहीं, मतलब जो मेरे पास मटेरियल्स थे उसमें थे ही नहीं ये सब। और कुछ तो वो क्लैरिफिकेशन का आ गया था, क्लैरिफिकेशन मैंने ना ऐसा कुछ किया नहीं था, लास्ट में कुछ तो क्लैरिफिकेशन आया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। मतलब कि किसी ने तो पहले मुझे बोल दिया था कि कोई तो बोला था कि यूट्यूब पर कि और ये नहीं आएगा, क्या बोलते सो क्या नाम है,
अमेंडमेंट्स कुछ आएंगे नहीं, अपना टैक्सेशन में कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। एंड किसी ने तो ग्रुप में भी शेयर किया था, हमारे ग्रुप में नमन ने शेयर किया था कुछ तो क्लैरिफिकेशन, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। और मैं यूट्यूब भी पूरा ब्लैंक रहता था, तो मुझे पता नहीं चला कि ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन आया है। एंड उसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया था लास्ट में, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी आ गया था उसी के रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 8 में। और फिर वो ओल्ड एज होम का पता नहीं क्या पूछा था, वो भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं था यार। तो मैंने सोचा कि यार भाई क्या ये पूछ कर रखा है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को टोटली मैंने स्किप कर दिया, उसको मैंने ऑप्शन में डाल दिया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया, जो कि इजी था। क्वेश्चन नंबर 7A, जिसमें ये पूछा था सेक्शन नंबर 22 का और सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 का, वो पूछा था वो तो इजीली हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेंड करने गया, उसमें पूछा था कि रिटर्न में अगर कुछ एरर ओमिशन हो जाते तो उसको रेक्टिफाइड कैसे करते। जीएसटी में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैंने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि हाँ कैसे रेक्टिफाइड कर सकते, कब तक रेक्टिफाइड कर सकते, बट जीएसटी में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। हाँ ये पढ़ा था कि ये अगर रिटर्न कब तक फाइल करने का, रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या पेनल्टी लगता है, क्या फाइन लगता है, वो मैंने पढ़ा था। बट रेक्टिफाइड कैसे करते वो मैंने पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली मैं जिसका बुक रेफर किया था ना, उनके बुक में ऐसा कुछ था ही नहीं कि रिटर्न को भी रेक्टिफाइड कर सकते, तो वो मैंने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में गया, उसमें भी दो सब क्वेश्चन थे। ए में कर ही रहा था, जिसमें वो निकाला था ना, क्या बोलते हैं उसको, नेट जीएसटी पेबल इन कैश, वो निकाला था ना, तो वो मैं निकाल ही रहा था। एक दो ट्रांजेक्शन में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैं अच्छे से उसे निकाल नहीं पाया, और जब तक टाइम अप हो गया। और वैसे भी क्वेश्चन नंबर 5B तो मुझे आता नहीं था, पता नहीं क्या मल्टीप्लाई स्टेटर वाला कॉम्बो वाला पता नहीं क्या पूछ लिया था वो, उसमें फुल कंफ्यूज था, तो वो तो छूट गया ऐसे भी, तो उसका कुछ ये नहीं है मेरे को। तो ओवरऑल देखेंगे तो टैक्सेशन में इनकम टैक्स मुझे ईजी लगा, जीएसटी मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लगा, पता नहीं क्यों, क्या पता मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं किया था, एंड मोल मैंने एक दो चीज़ जो कि मैंने देखा ही नहीं था वो सब आ गया था, इसके मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है। बट हाँ इनकम टैक्स तो ईजी आता, अच्छा खासा ईजी आता, और ये मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लगा था जीएसटी। एंड बात करेंगे मेरे परफॉर्मेंस की, तो वो ठीक था, अच्छा था, मैं सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा। टैक्सेशन में मैंने ऐसा कुछ गलतियाँ तो नहीं किया कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि ये मैंने गलतियाँ किया, बट मैं ये जरूर बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया था कि टैक्सेशन में बहुत स्ट्रांग हो गया था। मतलब कि एक टाइम की मुझे टैक्सेशन में बहुत मजा आता था। देखो टैक्सेशन में ना, मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि जितना हो सके ना उतना तुम खुद को समझाओ, जो भी कॉन्सेप्ट है ना खुद को समझाओ कि हाँ ये ऐसे, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। एंड क्वेश्चन पूछो, अगर तुम्हें जहाँ भी ऐसा डाउट आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन पूछो तुम, और सर्च करो उसके ऊपर कैसे, क्या ये क्यों है, वैसा क्यों है। ये सब जितना तुम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर है। एंड जितना क्वेश्चन हो सकता है ना उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। टैक्सेशन में ना जब तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी लगेगा कि हाँ ये इधर 10% उधर 20% है, इसका 10% विच इज लोअर, ऐसा ऐसा तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा वो ईजी लगेगा, तुम ऐसा समझ लोगे। लेकिन जब तुम इसे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हें थोड़ा बहुत वो हार्ड लगेगा, तब तुम्हें वहाँ पे ना एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर तुम ध्यान देना कि तुम जहाँ पे जितना क्वेश्चन हो सकता है ना उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब तुम्हें बहुत अलग अलग एडजस्टमेंट मिलेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे हो, तो ऐसे अलग अलग एडजस्टमेंट जो कि बहुत अजीब एडजस्टमेंट है, और जो तुम बार बार मिस्टेक कर रहे हो उसका तुम ना साइड में लिख लेना, एक बुक बना लो तुम लोग। एक मैंने भी बुक बनाया था, मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक ना मिस्टेक बुक बनाया था कि मैं जो भी मिस्टेक करो, जो भी मिस्टेक मैं बार बार करो, या फिर जो भी एक अजीब एडजस्टमेंट आ जा रहा है उसको मैं लिखता था। एंड अपना डे जब मैं खत्म करता था, अपना स्टडी पूरे डे का खत्म करता था, तो उससे 10-15 मिनट पहले ना मैं उससे एक बार गो थ्रू कर लेता था, हाँ आज मैंने ये मिस्टेक किया था, आज मैंने ये मिस्टेक किया, ये ऐसा था, ये यहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पर ऐसा होता है, जिससे ना नेक्स्ट टाइम ना वो मिस्टेक होने के ना चांसेस ना बहुत कम हो जाते थे। और हाँ टैक्सेशन में मैंने एक मिस्टेक किया था कि देखो यार अमेंडमेंट्स और ये क्लैरिफिकेशन पता नहीं कब क्या जाते, तो उसके रिलेटेड ना थोड़ा अपडेट रहा करो। मुझे पता है तुम रहोगे, बस मैं अपने तरफ से एक बार बोल रहा हूँ कि ये सब कभी भी आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान देना, अपडेटेड थोड़ा बहुत रहना तुम। अब बात करेंगे ग्रुप 2 कॉस्टिंग की। सो देखो यार मैंने ना लास्ट का ना कुछ 4-5 चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं बोल रहा ना वो अकाउंट्स का जो सदमा हुआ था ना मुझे, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मतलब कि मैं इतना ट्राई कर रहा था कि निकल जा, बट नहीं निकल रहा था। एंड हर एक पेपर में इसने मेरी वाट लगाई है। मैं लास्ट के जो 4-5 चैप्टर है वो जो है ना मार्जिनल बजट, वो स्टैंडर्ड सर्विस, वैसे मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। बट स्टिल मुझे कुछ डर नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उससे बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका था, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था, तो मुझे उतना कुछ डर नहीं था। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया, एंड क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने ऑप्शन में रखा था, और क्योंकि वो थ्योरी था एंड मेरा स्टार्टिंग से प्लान था कि मुझे थ्योरी वाला कुछ अटेंड नहीं करने का है, तो मैंने उसे ऑप्शन में रखा था। क्वेश्चन नंबर 2A कॉस्ट था, वो मैंने स्टार्ट किया, बट मैंने इतना इतना गंदा ब्लंडर मिस्टेक किया कि यार मैं क्या ही बोलूँ यार। मतलब कि मैं जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2A कॉस्ट जब मैं पढ़ रहा था, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, तो मैंने ध्यान दिया कि यार पीछे इंश्योरेंस भी है, डेप्रिसिएशन वो सब मैंने पढ़ा अच्छे से। लेकिन जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया तो फ्लो में मैं भूल ही गया कि भाई पीछे इंश्योरेंस भी है, डेप्रिसिएशन वो सब भी है। और जब मेरा सब कुछ हो गया, सेल का अमाउंट सब कुछ निकल गया, तब मैं पेज पलट रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2B को अटेम्प्ट करने के लिए, तब मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी, इंश्योरेंस भी है। इतना गंदा, मतलब
और ऐसा मिस्टेक हुआ था कि ना मैं उसको काट पुट करके ना कुछ इंकॉर्पोरेट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरा ही काटना पड़ता मुझे। तो इसलिए मैंने कुछ 3 पेज का मैंने कुछ लिखा था, उसको मैंने सब कुछ काट पुट किया एंड फिर से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। कुछ मेरा 25-30 मिनट तो ऐसे ही चला गया था। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करके और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने गया। एमसीक्यू भी एवरेज था, मतलब उतना हार्ड भी नहीं था, उतना ईजी भी नहीं था, मतलब नॉर्मल एवरेज आया था। और मुझे तो लगता है कि ना एमसीक्यू में ना मेरे 30 आउट ऑफ 30 बन रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, मतलब कि जिस हिसाब से मैंने सब किया मुझे फील हो रहा है कि 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करके मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, ए भी हो गया था। सी में मैं अटक गया कि भाई ये क्या पूछ लिया ये, मतलब मुझे कुछ ना कुछ समझ नहीं आता। फिर भी मैं वो डेफिनेशन कुछ ऐसा अपने हिसाब से जो भी अंडरबंड जो भी आ रहा था मेरे को वो मैं लिख दिया एंड उसे फिर मैंने छोड़ दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वही था। क्वेश्चन नंबर 4 का ए तो हो गया, बी का मैं कर ही रहा था, थोड़ा बहुत मैंने कर दिया था जब तक टाइम अप हो गया एंड वो ले लिए पेपर। तो ओवरऑल देखेंगे तो क्वेश्चन का पेपर इजी आया था एंड मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा था। अब बात करेंगे ऑडिट की। भाई बहुत बहुत तरसा है मेरे को, मतलब क्या ही बोलूँ यार। ऑडिट को मैंने जितना टाइम दिया हो ना उतना टाइम मैंने अदर सब्जेक्ट को दिया होता ना, वो सब्जेक्ट में मैं कहाँ तक पहुँच गया होता। मतलब मेरे ग्रुप 2 के प्रिपरेशन का ना 60-70% टाइम ना अकेला ऑडिट नहीं लिया है। स्टिल मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया था जिस लेवल तक मेरे एफर्ट्स मुझे लेके जाना चाहिए थे। और मैंने ऑडिट में पूरा सिलेबस नहीं किया था, मैंने चैप्टर नंबर 9 और 10 को ऑप्शन में रखा था। 9 वो बैंक वाला कुछ था और 10 वो ऑडिट ऑफ अदर ऐसा कुछ था ना, वो सब मैंने नहीं किया था। बट हाँ, मैंने चैप्टर नंबर 9 का ना थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था कि लाइक एनपीए क्या होता है और ये सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 ये सब क्या है। एंड वो कौन सा पावर था ना, वो डिवीजन एक पावर था ना यार, कोई तो पावर निकालते ना अपन, वो टेबल बना के पावर निकालते थे, वो सब कैसे निकालते, वो सब क्या होता है, वो सब का मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था। क्योंकि जब मैं एमटीपी सॉल्व कर रहा था ना तो इसके रिलेटेड ना बहुत एमसीक्यू आते थे, बहुत एमसीक्यू, बहुत ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते थे। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते कि ये सब क्या होता है। और भाई बैंकिंग पे ही पूरा केस सिनेरियो आ गया था, कुछ 4 के 5 एमसीक्यू आ गए थे। 2 तो मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से किया जो कि मुझे लग रहा है ठीक ही है, बट 3 मैंने तुक्का मार के किया, वो मुझे लग रहा है रॉन्ग ही आएगा, तो उसका कुछ ये नहीं है। एंड मैंने ऑडिट का रिवीजन पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बोला ना मेरा अकाउंट्स का वो सदमा ना बहुत परेशान किया मुझे, हर पेपर में उसने परेशान किया मुझे, कुछ रिवीजन करने ही नहीं देता था, मेरे दिमाग में वही सब चलता रहता था। तो मैं लास्ट में ना ये रिवीजन कर रहा था, लास्ट में मैं सब कुछ रिवीजन कर लिया था, लास्ट में बस ये बचा था चैप्टर नंबर 5 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था एंड मुझे उसे रिवाइज करना था कैसे भी, क्योंकि मैंने उसे कई बार रिवाइज कर चुका था बट मुझे एक बार फिर से रिवाइज करना था क्योंकि वो 50-20 मार्क्स के आ जाते हैं। तो मैं उसी के रिवाइज कर रहा हूँ एंड कुछ घर पे 145 हो चुके, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, घर पे 145 हो चुके हैं एंड मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ। 150 पे मैं घर से निकला, जैसे फटाफट मैं घर से निकला तो मैं 2:03 की 4 मिनट में मैं पहुंचा, देख रहा हूँ सब लिख रहे, फटाफट मैंने पेपर लिया, वैसे मेरे बेंच पे ही था, मैं फटाफट अपने बेंच पे गया, अपने सीट पे गया एंड लिखना स्टार्ट किया। ऐसे मैंने क्वेश्चन पेपर के दिन भी लेट पहुंचा था, उस दिन तो मैं कुछ उतना भी लेट नहीं पहुंचा था, 5-6 मिनट ही मेरे से लेट हुआ था, मतलब कि 151 की 152 ऐसे कुछ बजे थे तब मैं पहुंच गया था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन में रखा था क्योंकि मुझे उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने उससे क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन में रख दिया एंड क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने स्टार्ट किया जो कि 610 था, ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो था, लिखना स्टार्ट किया। मुझे पता भी था कि यहाँ पे ऐसे 610 लगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है देखो, बट मुझे ना थोड़ा बहुत पता नहीं क्यों मैं थोड़ा बहुत डर गया था कि नहीं 610 नहीं हो सकता, 600 हो सकता है, बल्कि 600 यूज ब्रांच ऑडिटर का कुछ तो है लगे, बस में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज था कि 600 लगे या फिर 610 लगेगा, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट बिना ऐसे नंबर को रेफर करके मेरे डायरेक्ट आंसर लिखा। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ए अटेम्प्ट किया, बी अटेम्प्ट किया, सी में मैं अटक गया। सी में मैं फुल कंफ्यूज हो रहा कि भाई इसमें क्या लगेगा, इसको पढ़ के ना मेरे माइंड में 3-3 स्टैंडर्ड और 3-3 ऐसे आ रहे थे। एक आ रहा था ऐसे 701, 501 और 706 आ रहा था, तो मैंने इसमें से ना 706 को एलिमिनेट किया क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी फील नहीं आ रहा था, अदर मैटर या फिर अदर मैटर ऐसा कुछ फील मुझे आ नहीं रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद 1 मैंने अटेम्प्ट किया एंड 1 का ए में ना मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई इसमें क्या लिखूँ मैं, मतलब कि थोड़ा उसमें मुझे डाउट आ रहा था कि वो स्टैंडर्ड मैंने पढ़ा था बस मुझे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा था, तो मुझे जो समझा वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने 1 का बी स्टार्ट किया, बी का तो इजीली डायरेक्टली पूछ दिया था कि क्या था, ऐसे 501 का पूछा था, बट मैंने घाई घाई में देखा ही नहीं कि इधर भी 2 मार्क्स का एक ही ये पूछा है, मैंने डायरेक्ट 3 मार्क्स वाला लिख कर आ गया, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर सी अटेम्प्ट करने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया एंड 3 के ए में मैं अटक गया था, इवन तो मैंने वो पढ़ा था बट मैंने लास्ट मोमेंट में उसे रिवाइज नहीं कर पाया ना, ए का नहीं लिखा है, बी का मैंने लिखा और सी का लिखा। सी वाले में भी मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने 3-3 स्टैंडर्ड लिख दिया था बट एट दी एंड 705 लगा। फिर लास्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट किया एंड ए बी तो हो गया लेकिन सी में नहीं किया क्योंकि वो सी
वो चैप्टर नंबर 10 का पूछा था, जो कि मैंने देखा भी नहीं था। तो ओवरऑल देखेंगे तो ऑडिट का पेपर उतना ईजी भी नहीं था, उतना हार्ड भी नहीं था, एवरेज था। एंड एमसीक्यू भी उतना बुरा नहीं था, एमसीक्यू भी ठीक ठाक आया था। एंड रही बात मेरे परफॉर्मेंस की, तो वो भी ठीक था, एवरेज था, उतना बुरा भी नहीं था, उतना अच्छा भी नहीं था। ऑडिट में ना तुम एक चीज़ ध्यान देना, तुम क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ये कुछ और तुम्हें फील करवाएगा कि ये स्टैंडर्ड लगेगा, बट एट द एंड में कुछ और पूछ लेगा। तो अब लास्ट बात करेंगे एफएमएसएम की, जिसमें मैंने सबसे कम टाइम मैंने इसी को दिया है। अगर अगर बाकियों से कंपेयर करेंगे बाकी सब्जेक्ट से, इसमें मैंने बहुत कम टाइम दिया। एंड मैं जिस दिन ऑडिट का एग्जाम देकर आया उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, लाइक पूरे शाम से लेकर रात तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही मैंने सो गया। मतलब मुझे पता नहीं क्यों करने का मन नहीं कर रहा था यार, मुझे ना वो अकाउंट से ना सदमा ना बहुत परेशान किया है। तो उसी वजह से मैं कुछ कर नहीं कर पाया, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया एंड आके मैं ऐसे ही सो गया। और सुबह में लगभग मैं 7 साढ़े 7 बजे ऐसे उठा, क्योंकि मैं एग्जाम के टाइम ना थोड़ा मैं अच्छा खासा नींद ले रहा था। लेकिन उस दिन मैंने बहुत नींद ले ली थी, लगभग मुझे लगता है कि ना 10-11 घंटे मैंने नींद ले लिए थे उस दिन। तो सुबह उठते मैंने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये मैं ना एक्चुअली ना एसएम का ना चैप्टर नंबर 5 को मैंने ऑप्शन में रखा था। मैं सोचा कि मैं उससे नहीं करूँगा, मैं 1 to 4 करूँगा। 1 to 4 मैंने कर रखा था, चैप्टर नंबर 5 को मैंने नहीं किया था। तो मेरे अंदर ना एक ऐसा पता नहीं कौन सा कीड़ा मुझे काट रहा था कि बार बार मुझे अंदर से फील आ रहा है कि रोशन चल ना चैप्टर नंबर 5 भी कर, चैप्टर नंबर 5 भी कर लेते। वैसे भी एफएम तो अच्छे से किए ही है, ऐसे में अच्छे से किए, 4 चैप्टर चैप्टर नंबर 5 को भी कर लेते। और मैं मान लिया, मैं चैप्टर नंबर 5 को लेकर बैठ गया, मैंने मैराथन लगा दिया, क्योंकि मैंने उससे कभी देखा ही नहीं था। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मुझे थोड़ा बहुत रिवीजन लेक्चर देखना पड़ेगा। तो मैंने मैराथन लगा दिया एंड मैराथन लेके मैं थोड़ा बहुत समझने लगा। एंड उसे समझते ना कुछ 3 से 4 घंटे चले गए भाई, 3 से 4 घंटे चले गए। स्टिल मैं अच्छे से अभी सब कुछ पूरा डिटेल में अच्छे से समझ नहीं पाया, बस ऊपर ऊपर से मुझे बेसिक नॉलेज है कि हाँ ये ऐसे ऐसे, अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ मैं। तो मेरे कुछ 4-5 आवर चले गए वही चैप्टर एसएम के चैप्टर नंबर 5 में, वही मैंने बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया। अभी मुझे उससे लर्न भी करने का है। मैंने उसके बाद मैंने उसे साइड में किया एंड फिर मैंने खाना वाना खा के एफएम स्टार्ट किया। एफएम का मैंने चैप्टर नंबर 1-2 को छोड़ के 1-2 को मैंने नहीं किया था, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक थ्योरी वगैरह था, वो कोई करता भी नहीं शायद, ऐसे मुझे लग रहा है। डायरेक्ट मैंने रेशियो एनालिसिस स्टार्ट किया, रेशियो एनालाइज, फिर चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया था रेशियो एनालाइज, फिर 4, 5, 6 का 6 से लेवरेज था। हाँ, लेवरेज तक मैंने 4 चैप्टर किया। ये 4 चैप्टर करने में पूरा पूरा दिन चला गया, रात तक मैंने 4 चैप्टर ही किया। अभी डिविडेंड बचा है, इन्वेस्टमेंट बचा है, वर्किंग कैपिटल बचा है और एसएम का पूरा ही बचा हुआ है। और सुबह उठते ही लगभग मैं 5-6 बजे उठा था और फिर मैंने एसएम स्टार्ट कर दिया। बट एसएम का ना मुझे कुछ याद आ ही नहीं रहा था, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहे थे जो मैंने लर्न किया था सारे, और जो भी मैंने रट्टा मारे थे, जो भी ये थे, मुझे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहे थे, हाँ ये कॉन्सेप्ट है। बट जो मैंने रट्टा मारे थे ना वो सब मुझे रिकॉल हो ही नहीं रहा था। जैसे मैंने ऑडिट, ये क्या बोलते हैं, एसएम को भी ना थोड़ा ऑडिट की तरह ही लर्न किया था, क्योंकि बोलते हैं ना एसएम ऑडिट का थोड़ा अच्छे से मॉडल वाला लैंग्वेज होना चाहिए, तो मैंने लर्न किया था। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को ही करते करते लगभग कुछ 1:30 हो गए थे, 1:30 PM हो गए थे। आधे घंटे में एग्जाम है। अभी मुझे डिविडेंड भी करने का है, इन्वेस्टमेंट भी करने का एफएम का, और वर्किंग कैपिटल भी करने का है, एंड एसएम का चैप्टर 4 भी करने का है। एंड 5 तो मैं छोड़ ही दिया था, मैं सोचा कि अभी उसे करना ही नहीं कैसे। मैं एफएम को भी हटा दिया, जो 3 चैप्टर में बाकी थे, डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट जो बाकी थे उसको भी मैंने साइड में कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार उसको मैंने अच्छे से किया, वो उसके कॉन्सेप्ट मुझे याद है एंड वो मैं कर लूंगा। लेकिन मुझे एसएम का चैप्टर 4 कैसे भी करना ही करना था। मैंने लास्ट के 15 मिनट में घर पे ही हूँ, मैं 1:45 घर पे हो चुका है। मैं लास्ट के 15 मिनट ऐसे फटाफट पेज पलट के बस ऐसे 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 देख रहा था मैं चैप्टर 4 को। और मैं 2 बजे घर से निकला, वहाँ पे एग्जाम सेंटर में मैं 2:14 की 2:15 पे मैं पहुँचा हूँ एग्जाम सेंटर में, मतलब हाफ एन आवर में लेट पहुँचा। फटाफट में गया अपने जो भी मेरा सीट था उस पर बैठा और फटाफट में लिखना स्टार्ट किया। एंड मैंने एसएम से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एसएम में थोड़ा बहुत डर लग रहा था भाई, इसके जो मैंने पढ़ा उसको मैं भूल ना जाऊँ। मैंने एसएम से स्टार्ट किया एंड क्वेश्चन नंबर 8 से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्टिंग में ही इतना गंदा मिस्टेक फिर से मैंने किया ना कि मैं क्या ही बोलूँ यार। मतलब उस समय मुझे अपने आप को इतना मारने का मन कर रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 8A का मैंने लिखा, वो और मैंने अच्छे से लिख दिया। 8B में मैंने वो जो ऑप्शन में था और वाले को इस वक्त मैंने लिखा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक ड्राइवर पता नहीं क्या पूछा था, वो मुझे समझा ही नहीं। मैंने बी को लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं वो ग्रोथ मैट्रिक्स मैंने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में वो था। बट मैंने वहाँ पे इतना गंदा मिस्टेक किया, मैंने क्वेश्चन का प्रॉपरली अच्छे से पढ़ा नहीं। वहाँ पर लिखा है एज पर एंसर वाला, ईगोर एंसर वाला पूछा था, और मैंने कौन सा लिखा, बीसीजी का लिख कर आया, वो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप वाला लिख कर आया। मतलब क्या ही बोलो यार, मतलब कि ना मुझे आंसर वाला ना, देखो मैंने ना प्रॉपर्ली क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। अगर तुम दोनों का नाम मैट्रिक्स का, दोनों का नाम ना प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स ऐसे कुछ दोनों का नाम है, मैंने बस वो ऊपर का टाइटल पढ़ा कि ग्रोथ मैट्रिक्स लिखने के लिए, वो मैंने फटाफट बना दिया। मैंने फटाफट, मैं पढ़ा ही नहीं कि ईगोर आंसर का पूछा, जो कि ईगोर आंसर का ईजी है। वो जो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवेस्टमेंट, उसका ईजी है, उसका वो क्या बोलते हैं मैट्रिक्स भी ईजी है बनाने में। बल्कि बीसीजी का तो हार्ड है, बीसीजी का हाई लो ये वो क्या
स्टार कैट नहीं स्टार काउ और वो क्वेश्चन मार्क और ये डॉग को वो सब बनाने में कितना टाइम गया। मैंने प्रॉपरली बीसीजी का स्टार बनाया, वो क्वेश्चन मार्क बनाया, काउ बना, काउ को मैंने प्रॉपरली बनाया, मतलब कि उतना ही प्रॉपरली नहीं, मतलब देख के समझ में आ रहा था कि हाँ ये काउ है और ये डॉग है, समझ में आ रहा था। उसको बनाते बनाते सब अच्छे से लिखा, पूरा लिखने के बाद सब मैंने लिख दिया। मुझे नीचे जाके पता चला, एक बंदा मेरे आगे वाला बंदा मेरे उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने देखा कि भाई ये इगोर एंसोफ का पूछा है एंड मैंने क्या लिख कर आया हूँ, बीसीजी का मैं लिख कर आया हूँ। मुझे इतना गंदा खुद पे गुस्सा है ना भाई, क्या कर रहा है रोशन यार, मतलब कि देखो यार मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था एंड मैं घाई घाई में सब कुछ कर रहा था, घाई घाई में मैं ध्यान ही नहीं दिया कि वो इगोर एंसोफ का पूछा है एंड मैंने लिख कर आया था बीसीजी का। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा, वो उसे देखकर मैंने डायरेक्टली उसे ऑप्शन में रख दिया, मुझे दोनों का उतना कुछ खास समझ नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का ए भी अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए मैंने पढ़ा था, ए जो मैंने पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैंने पढ़ा ही है, मुझे बट पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा था, क्या पता मैं बहुत घाई घाई में था इसलिए मुझे याद ना आ रहा हो, बट मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे साइड में रख दिया एंड बी को लिखा मैंने, सी नहीं लिखा उसे मैंने साइड में रख दिया। तो ये ऐसे मेरा पूरा हो गया। फिर मैं एमसीक्यू की तरफ गया, एमसीक्यू मैंने दोनों साथ में अटेम्प्ट कर लिया, एफएमएसएम दोनों का साथ में अटेम्प्ट कर लिया। एमसीक्यू मुझे इजी लगे थे, मतलब हाँ वो भी अच्छे खासा ठीक ठाक आया था वो। एंड देन एमसीक्यू वगैरह होने के बाद मैंने एफएम स्टार्ट किया। एफएम में मेरा पहले से प्लान था कि मैं थ्योरी वगैरह का कुछ अटेम्प्ट नहीं करने वाला, मैं जो भी रहेगा प्रैक्टिकली करूँगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया एंड 3 का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उसमें ना पहले ए का ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन था और बी का बैलेंस शीट बनाने का था, तो मैंने पहले बी किया और ए का अटेम्प्ट करने ही जा रहा था, मतलब अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ वो मैंने वर्किंग नोट्स बना दिए थे, एक एक दो दो, जब तक टाइम अप हो गया एंड मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वो भी क्वेश्चन मुझे पूरा आता था बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो हाँ ये है। तो ओवरऑल देखेंगे तो पेपर इजी आया था, मतलब एफएम भी इजी आया था, एसएम भी इजी आया था। मेरा परफॉर्मेंस खराब था, मतलब खराब नहीं था यार, एफएम में तो अच्छा ही था, एफएम में मैंने जो किया सब अच्छा ही मैंने किया है। लास्ट में मैंने बस वो टाइम की वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला वो मैंने नहीं कर पाया एंड ऐसे में वो मैंने क्या बोलते हैं आंसर की जगह बीसीजी लिख दिया। तो खराब नहीं बोल सकते, मतलब अच्छा ही मैंने किया, बस घाई के चक्कर में मैंने अच्छे से नहीं कर पाया। तो देखेंगे तो मेरा ही परफॉर्मेंस एवरेज ही था। एंड मिस्टेक की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने यही किया कि भाई एंड मोमेंट पे कुछ भी नया मत करो, जो किए हो वही किए रहो। अगर मैं एसएम के चैप्टर में 5 की तरफ नहीं भागता मैं, तो कहीं ना कहीं मेरा अच्छा खासा सब कुछ हो गया होता ना, बट उसकी वजह से एक तो मैंने उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए, वो मैंने टाइम पास इसमें अलग ही किया, वो उसका मुझे कुछ अच्छे से डिटेल में समझा भी नहीं। तो कुछ भी नया मत करो, जो किए हो उसी पे बिलीव रखो एंड उतना ही करो। कुछ भी नया करोगे तो दिमाग खराब होएगा और कुछ नहीं होएगा। एंड एक और चीज़, टाइम पर पहुंचा कर भाई, ये चीज़ स्पेशली मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि टाइम पे पहुंचा कर रोशन भैया, मतलब कि यार क्या बोलूँ यार, मैं देख रहा हूँ मैं ग्रुप 2 के तीनों पेपर में ना लेट ही पहुंचा था, और कॉस्टिंग में भी मैं कुछ 8-9 मिनट लेट पहुंचा था, और ये ऑडिट में तो मैं कुछ 15-16 मिनट लेट था, एफएमएसए में तो सीधा आधा घंटा लेट हो गया। तो टाइम पे पहुंचा करो। और एक और चीज़ जो कि मेरे लिए सबसे बिगेस्ट लर्निंग रही है एंड मुझे इसी के ऊपर वर्क भी करना है कि देखो मैं एग्जाम के लिए ना वेल प्रिपेयर था, बहुत अच्छे से मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर था नॉलेज के हिसाब से, बट मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था कि अगर चीज़ें कुछ मेरे अगेंस्ट हो गई, मेरे सर्कमस्टेंस कुछ सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हो गई या फिर कुछ अनसर्टन हो गया, तो मुझे उसमें कैसे रिएक्ट करने का है, मुझे उसे कैसे एक्सेप्ट करना है, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। और इसी कारण जो मेरे साथ अकाउंट में हुआ ना, मैं उसे कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। जिस चीज़ में मुझे फुल बिलीव था कि भाई इसमें 90+ तो आराम से आने हैं, उस चीज़ में मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं उसके लिए प्रिपेयर था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो गया तो मुझे कैसे उसमें रिएक्ट करने का, कैसे मुझे उसे एक्सेप्ट करने का है। एंड उसी का इफेक्ट मेरे सारे अदर पेपर पर पड़े। अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, उस चीज़ को मैं मान लेता हाँ चलो ठीक कोई बात नहीं, तो मेरे सारे अदर पेपर पर इफेक्ट नहीं पड़ता, मेरे सारे अदर पेपर खराब नहीं होते इसके कारण। सो प्लीज़ नॉलेज के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर रहो, स्पेशली वो लोग जो कि मेरी तरह सेंसिटिव है, जो बड़े बड़े सदमे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अपने आप को बोल दो कि हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा हो, एंड मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये था मेरा ओवरऑल एग्जाम का एक्सपीरियंस, मेरे अकॉर्डिंग पेपर कैसे आए थे एंड मैंने क्या क्या मिस्टेक किए थे। वैसे मैंने और कई सारे मिस्टेक किए थे, बट वो कॉमन मिस्टेक्स थे जो कि आप लोग भी करते हैं, आप लोग को पता है कि हाँ ये मिस्टेक होते हैं। तो मेजरली मुझे जो लग रहा था कि हाँ ये मिस्टेक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग और कीप स्माइलिंग, मचाते रहो।